गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए आज के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे विद फैक्ट स्टैटिक जीके के साथ। इसको अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है आज का। किस देश में एक सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है? ए आर रहमान के नाम पर किस देश में एक सड़क का नाम रखा गया है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को याद रखेंगे, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इजराइल, फ्रांस, बहरीन या कनाडा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो कनाडा हो जाएगा। कनाडा में जो है एक सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पर रख दिया गया, जो भारत के प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार हैं, भारतीय प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार है ना, ए आर रहमान। इनके नाम पर कनाडा में एक सड़क का नाम रखा गया है। विश्वविख्यात संगीतकार हैं। तो कनाडा के ओंटारियो में मरखम के, कनाडा के ओंटारियो में रखा गया है। कनाडा के ओंटारियो, कनाडा के ओंटारियो में है ना एक सड़क का नाम रखा गया है। जो मरखम शहर है ओंटारियो में, मरखम शहर में, ओंटारियो में मरखम शहर में, ओंटारियो के मरखम शहर में, आजकल वो कनाडा में ही है ना, कनाडा में ही आजकल ए आर रहमान है। ए आर रहमान का पूरा नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा अल्लाह रखा रहमान, इनका पूरा नाम है, इन्हीं को बोलते हैं ए आर रहमान। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। तो कनाडा में एक सड़क का नाम यहां रखा जाएगा इनके नाम पर। इनका जन्म जो है 1967 चेन्नई तमिलनाडु भारत में हुआ है। हिंदी और तमिल फिल्म में संगीत दिया है। ए रहमान का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में जन्म, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। तमिल और हिंदी फिल्मों में ये संगीत देते हैं और बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है ना। इसके लिए इनको जो है 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 ऑस्कर पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और दक्षिण भारतीय फिल्मों को 17 साउथ फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। 2010 में भारत सरकार ने तीसरे सर्वोच्च पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ये भी आप याद रखेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और कनाडा की सब तट रेखा सबसे लंबी, सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है ना, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आता है। अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया जाएगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसमें से ये इसका सभी हो जाएगा। सेथियाराज छिन कंबोडिया, तदाशी हथोरी जापान के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस के हैं और गैरी बेंचेट्टी फ्रांस के हैं। तो इन चारों लोगों को दिया जाएगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, है ना। इन चारों को दिया जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जरूर ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण बनेगा। इसको एशिया का नोबल भी कहा जाता है, एशिया का नोबल भी कहते हैं, एशिया का नोबल भी कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इन 4 लोगों को दिया जाएगा, कंबोडिया, जापान, फिलीपींस और फ्रांस के एक नागरिकों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सेथियारा छिम जो कंबोडिया के हैं ये मनोचिकित्सक हैं। जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथोरी, बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाट मैड्रिड और पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेग्गी को दिया गया है ना। कि आप दोनों को ये सब याद रखिएगा। अगर हम बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो सबसे पहले 1957 में, 1957 से दिया जा रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1957 से मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला में,
मनीला में फिलीपींस की राजधानी है और यहीं दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना। तो इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण हो गया। 30 नवंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? 30 नवंबर को यह दिया जाएगा। पिछले बार 2021 में 5 लोगों को जो रेमन पुरस्कार दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, इसमें बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब भी शामिल थे। इस बार 4 लोगों को दिया जा रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सीएपीएफ ई आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सीएपीएफ के लिए, है ना, ई आवास पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह ने। ये लॉन्च किया है अमित शाह इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब होगा अमित शाह, आप याद रखिएगा। अमित शाह ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, सीएपीएफ ई आवास। नई दिल्ली में सीएपीएफ ई आवास लॉन्च किया गया। सीएपीएफ ई आवास। सीएपीएफ ई आवास लॉन्च किया अमित शाह ने। और क्यों लॉन्च किया है ये, इस बारे में भी जान लीजिए। लॉन्च करने का क्या, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के लिए एक जो है आंतरिक सुरक्षा का मजबूत करने, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मजबूत जरूरी स्तंभ है। इनके लिए एक आवास योजना, आवास संतुष्टि अनुपात को बढ़ाने के लिए की गई है ना। इसके तहत 2014 का आवास संतुष्टि 33 से 34%, जो बढ़कर 48% तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। तो इस तरीके से ई आवास योजना जो है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया। अमित शाह जो है यह है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो इस तरीके से 2 मंत्रालय इनके पास है। हरदीप सिंह पुरी जो है आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ई आवास पोर्टल को अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं लॉन्च किया है। एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? एनएचपीसी के सीएमडी, है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जमुना कुमार चौबे। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, जमुना कुमार चौबे इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जमुना कुमार चौबे को एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है। या अभय कुमार सिंह का स्थान लेंगे, या अभय कुमार सिंह का स्थान लेंगे, अभय कुमार सिंह का स्थान लेंगे, ये भी याद रखिएगा। अभय कुमार सिंह का स्थान लेंगे, है ना। तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में जमुना कुमार चौबे को याद रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न नियुक्तियों से पूछे जाते हैं, आप लिख के रखिए और परीक्षा से पहले दोहरा के जरूर जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभय कुमार सिंह का स्थान लेंगे जमुना कुमार चौबे, है ना, एनएचपीसी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना, के बने हैं कल्याण चौबे। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। भारत के दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे नए अध्यक्ष बन गए हैं। पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है ना, कल्याण चौबे पहली बार पूर्व खिलाड़ी को चुना गया है। कल्याण चौबे मोहन बगान और ईस्ट बगान के पूर्व गोलकीपर हैं और बाईचुंग भूटिया को 33 के अंतर से हराया। उनकी उम्मीद की जा रही थी, है ना। 34 सदस्यीय मतदाता सूची में कई लोग पूर्व कप्तान भूटिया के समर्थन में नहीं थे। तो इसके जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अगर हम बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 को स्थापना, 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, हेड ऑफिस, मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष जो है इसके कल्याण चौबे बन गए, है ना, बेहद महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। मूडी जी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया? तो मूडी जी ने आर्थिक अनुमान दर घटाकर कर दिया है ना। मूडी जी ने आर्थिक अनुमान दर जो घटाया है, और ये 8.8% रहने का अनुमान जताया था 2021 में, लेकिन अब इसको घटा दिया है, 7.7% कर दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मूडीज, है ना। भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया और घटाकर 7.7% कर दिया। आर्थिक वृद्धि दर जिसको हम बोलते हैं जीडीपी वृद्धि दर, मूडी जी ने मई 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर बता, मई 2022 के लिए में आर्थिक वृद्धि दर बताई थी पहले, मई 2022 के लिए 8.8% अनुमान किया था, अनुमान किया था, लेकिन अब घटा दिया। अनुमान किया था, अब घटाकर कर दिया 7.7%। दो 2023 के लिए 5.2% बनाया है। 2023 के लिए 5.2% रहने का अनुमान जताया है मूडीज ने, है ना। 2023 के लिए 5.2% रहने का अनुमान जताया है। ये भी याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ प्रभार किसे दिया गया है संसद टीवी का? तो उत्पल कुमार को दिया गया है। ए सही जवाब है, उत्पल कुमार। संसद टीवी का जो नए सीईओ और इसके प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं उत्पल कुमार, है ना। इन्होंने रवि कपूर का स्थान लिया है, इन्होंने रवि कपूर का स्थान लिया है, ये भी याद रखिएगा, रवि कपूर। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा टीवी का अर्थात संसद टीवी का इनको क्या किया जाए? सीईओ नियुक्त कर दिया जाए, संसद टीवी, है ना, याद रखेंगे। जो संसद टीवी है ना, इसको राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया, लोकसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया था। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया था, जिसका नाम है संसद टीवी। और इसके पहले जो सीईओ और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे उसका नाम था रवि कपूर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अब इनको हटा दिया गया है और इनके जगह उत्पल कुमार को बना दिया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण होगा, याद रखेंगे आप लोग। फरवरी 2021 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाया गया था। तो पहले रवि कपूर थे और अब उत्पल कुमार का इसका सीईओ और प्रमुख बना दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों और गैर सरकारी संगठनों हितधारकों को संवेदनशील बनाने में जुटाने के लिए मनाया जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रम के माध्यम से, स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रम
लोकहित ऐसी कार्य करने के लिए लोगों को जागरूक करना। लोगों को जागरूक करना, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। चैरिटी दिवस जो प्रतिवर्ष मनाते हैं, इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी स्वयंसेवी संगठनों, दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों की जागरूकता बढ़ाना, साझा मंच प्रदान करना, इसलिए मनाया जाता है। है ना। सबसे पहले यह दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहले 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए 5 सितंबर को चुना। तो 2012 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 से 5 सितंबर को, 5 सितंबर मदर टेरेसा का क्या है? जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन जो है इसको चुना गया था। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है 5 सितंबर, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है, जन्मदिन नहीं है, पुण्यतिथि पर। तो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है जो 5 सितंबर चैरिटी दिवस, जो चैरिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो 5 सितंबर को मनाते हैं और लोगों को एक किया जाता है कि लोगों की हेल्प करें, लोक हितैषी कार्य करें, इसके लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी, या ऐसा कह सकते हैं कहां पर आयोजित हुआ था? पहला ही था, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो यह किया गया था दुबई में। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? दुबई इज द राइट आंसर। और दुबई कहां है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई है, और वहां का एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा शहर है दुबई। और वहीं पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना। उद्देश्य चिकित्सा एवं दवाओं की होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना। होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना, ये बहुत ही कम, अन्यों की तुलना में बहुत ही कम जो है साइड इफेक्ट रहता है। होम्योपैथी जो चिकित्सा होता है या होम्योपैथी की दवाएं होती हैं, तो इस पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और यह किया गया दुबई यूएई में। है ना। दुबई, शारजाह भी यूएई में है, मस्कट ये ओमान में है, ओमान की राजधानी है ओमान। मस्कट कहां है? ओमान में है, ये बात याद रखिएगा। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, अबू धाबी यूएई की राजधानी है। अभी एशिया कप जो है यूएई में ही चल रहा है, एशिया कप इस बार 2022 में यूएई में ही चल रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन हो रहा है, ये हो रहा है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाली में, बाली शहर में, इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन हो रहा है। और ये G20 की जो चौथी कार्य समूह की जो बैठक है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान भाग
लेंगे। तो इसमें भाग कौन लेगा? हमारे धर्मेंद्र प्रधान इसमें भाग लेंगे। भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान इसमें भाग ले रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। चौथा जो है बैठक बाली में आयोजित हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें भाग लेंगे, है ना। तो चौथी G20 का G20 के जो है इसके लिए मनाया जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं G20 का G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 26 सितंबर 1999 बर्लिन जर्मनी में की गई थी। सितंबर 1999 को बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी में की गई थी इसकी स्थापना, ये भी याद रखेंगे। दो 2008 से प्रमुख राज्य प्रमुखों का शिखर सम्मेलन होता है, ये भी याद रखेंगे। इसमें सदस्य देश जो हैं 19 देश प्लस यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, 19 देश और यूके इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ, सॉरी यूके नहीं, यूरोपियन यूनियन, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, तो इतने हैं, इसको मिलाकर हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 20, कुल टोटल 20 है, इसीलिए ग्रुप 20 कहा जाता है। भारत इसका सदस्य है, भारत सदस्य है, भारत इसका सदस्य है। G20 का सम्मेलन भी इंडोनेशिया बाली में हो रहा है। इसका शिखर सम्मेलन भी इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में। 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा। भारत में होगा, कब होगा? (2023) में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होगा। कहां होगा? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। G20 का शिखर सम्मेलन भारत में कहां होगा? जम्मू कश्मीर होगा 2023। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी लिखिए, पढ़िए और इसको नोट्स बनाइए, और जितने फैक्ट आ रहे हैं ना इसके, ये लिख के रखिए, आपके बहुत ही काम देगा। चलिए कर फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।